David is observing his image in a plane mirror. Is observing his image in a David is observing his image in a plane mirror. The distance अभी दिखेगा 2 मिनट रुको बस। मेरी आवाज तो आ रही है ना? ठीक है, अभी दिखेगा। दिख रहा है? David is observing his image in a plane mirror. David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image. The distance between the mirror and his image is 4 meter. Is 4 meter. Full stop. If he moves 1 meter towards the mirror, if he moves 1 meter towards the mirror, comma, then the distance between David and his image will be distance between David and his image will be 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 मीटर, ऑप्शन ए है 3 मीटर, ऑप्शन बी है 5 मीटर, ऑप्शन सी है 6 मीटर और ऑप्शन डी इज 8 मीटर। तो एक खास प्रॉपर्टी होती है जब भी हम कभी प्लेन मिरर की बात करते हैं, तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जो है वो जितनी दूरी पर होता है, इमेज भी प्लेन मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर होती है। ठीक है ना? तो हमने ये कहा कि जैसे ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। क्या बोल रहे हैं? डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो यहां पर डेविड है, तो डेविड और इसका डिस्टेंस कितना है यहां से? ठीक हो गए भाई एग्जाम्स? ठीक है। डेविड का जो डिस्टेंस है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। तो ये हमारे पास मिरर है, तो मिरर में द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। तो उसकी जो इमेज है वो भी कितना पीछे है? वो मिरर से कितना पीछे है? 4 मीटर पीछे, 4 मीटर पीछे। तो इसका मतलब डेविड भी मिरर से 4 मीटर ही आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो 4 मीटर आगे हो गई, 4 मीटर पीछे हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में, डेविड में और उसकी इमेज के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है। वो कह रहे हैं इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ आ जाता है तो
ये रह गया डिस्टेंस 3 मीटर, तो उसकी जो इमेज है, इमेज भी तो 1 मीटर आगे आ जाएगी, तो ये भी हो गया 3 मीटर, तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया टोटल 6 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, ये तो सेकंड क्वेश्चन हुआ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में है द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। The rear view mirror of a car is a plane mirror. Full stop. A driver is reversing his car. A driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second. At a speed of 2 meter per second. Full stop. The driver sees in his rear view mirror the driver sees in his rear view mirror, comma, the image of a truck parked behind his car. The image of a truck parked behind his car. The image of a truck parked behind his car. Full stop. The speed at which the image of the truck the speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be appears to approach the driver appears to approach the driver will be, बताता हूँ, 1, 2, 4 और 8 चार ऑप्शन दे रखे हैं। 1 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, सी पार्ट 4 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये चार ऑप्शंस हैं, 1, 2, 4 और 8, ये चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार, अभी किसी भी कार की अगर हम बात करें तो उसका जो रियर व्यू मिरर है वो कभी भी प्लेन मिरर नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम कभी पीछे मतलब अगर पीछे का कुछ भी देखते हैं तो अगर हम प्लेन मिरर लगा देंगे ना, तो प्लेन मिरर का मतलब ये है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, इमेज का भी साइज़ वही दिखाई देता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमारी हाइट अगर हम 6 फुट के हैं तो हम अगर बड़े से प्लेन मिरर में खुद को देख रहे हैं तो वो जो हमारी इमेज है वो भी 6 फुट की दिखाई देगी। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो उनमें अलग अलग केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कई बार हमको इमेज जो है वो थोड़ी छोटी दिखाई देती है, श्रिंक दिखाई देती है, कई बार इमेज बहुत बड़ी दिखाई देती है, मैग्नीफाइड इमेज दिखती है हमको। तो ऐसा होता है कि प्लेन मिरर कभी भी लगाया नहीं जाता रियर व्यू मिरर में, क्योंकि रियर व्यू मिरर में मान लीजिए आपने प्लेन मिरर लगाया, अब आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पीछे आने वाला जो ट्रक है वो आपको देखना है। ठीक है, तो क्या है,
वो भी ट्रक तो इतना बड़ा है, ठीक है, तो इतने बड़े ट्रक को देखने के लिए इतना बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा। अब यार गाड़ी इतनी सी है, उस पर क्या इतना बड़ा मिरर कहाँ लगाओगे आप पीछे देखने के लिए? तो आप लगाते हैं उसमें छोटा मिरर। तो वो जो छोटा मिरर है, कुछ लग गया कपड़ों पर? अच्छा, आइसक्रीम। अच्छा, तो क्या है कि उसमें ऐसा होता है कि भाई आप पीछे का अगर आपको देखना है तो उसमें जो मिरर है, वो जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। उस कॉन्वेक्स मिरर से एक बड़ा ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देता है। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर है। अब वो क्या करता है, ड्राइवर इज रिवर्सिंग इज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो ड्राइवर जो है अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ना कंफ्यूज मत होना, आंसर तुम्हारा ठीक है, बाकी बच्चों को बता रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखिए है क्या, जैसे ये मिरर है, ये मिरर है। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक ड्राइवर है और यहां पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है। तो देखिए होता क्या है कि जब मैंने ये कहा कि डेविड जो है वो मिरर के आगे खड़ा हुआ है, 4 मीटर आगे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो डेविड की इमेज भी 4 मीटर, मिरर से 4 मीटर पीछे बनेगी। वही चीज जो है, तो डिस्टेंस का केस हो गया। वही चीज जो है वो स्पीड में होती है। स्पीड का मतलब ये है कि डेविड अगर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इमेज की मिरर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी इमेज भी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है ना। हम सामने सोचिए, ऐसी सोचिए कि सामने एक मिरर रखा हुआ है, हम दौड़ते हुए मिरर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये दिखाई देगा कि हमारी इमेज भी दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रही है। ऐसा ही होता है, ठीक। वही कहानी यहाँ पर भी है कि मिरर है, तो ये कार का मिरर है, तो ये पीछे जाए या ट्रक इस मिरर की तरफ आए, बात तो एक ही है ना। बात तो यही है ना कि ऐसा मतलब ट्रक और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो चाहे कार पीछे की तरफ जाए तब भी ऐसा अपीयर होगा जैसे ट्रक इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। इट अपीयर्स, ऐसा दिखाई देगा। होता है ना कई बार कि हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और बाजू वाली ट्रेन पीछे जाने लगती है, तो हमें लगता है हम आगे जा रहे हैं, जबकि हमारी ट्रेन स्टेशनरी खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आप ये देखिए, द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो जिस स्पीड से हम मिरर की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, हमें हमारी इमेज भी उसी स्पीड से दौड़ती हुई दिखाई देगी। तो जो टोटल जो वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, 2 मीटर ये और 2 मीटर पर सेकंड ये, यानी कि 2 + 2 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वही चीज है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी स्पीड एट विच image of the truck appears to approach the driver is 2 + 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब अगला मैं करवा रहा हूँ, हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है। इनको इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका, स्फेरिकल मिरर्स का। स्फेरिकल मिरर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस में क्या होता है, अब जरा ये समझिएगा।
कर्व्ड सरफेस एक्चुअली बनती किस तरीके से है, सबसे पहले हमें ये देखना है। आप ये सोचिए जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके पास एक बॉल होती है, तो वो बॉल दो तरीके की होती है। एक तो लेदर की बॉल होती है जिससे प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है, वो पूरा अंदर से सॉलिड होती है। लेकिन जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं या ज़्यादातर लोग जो खेलते हैं वो क्या खेलेंगे, वो टेनिस की बॉल से खेलेंगे, है ना, या प्लास्टिक की बॉल होती है उससे भी खेलते हैं। वो क्या होती है, अंदर से खोखली होती है, ठीक है ना, खाली होती है अंदर से। टेनिस की बॉल भी खाली होती है, मतलब वो दब सकती है, ठीक। तो ऐसे ही सोचिए कि अंदर से एक खोखली कांच की बॉल है, ठीक है ना। तो स्फीयर है एक ग्लास का, तो ये हमारे पास स्फीयर आ गया एक। अब ये जैसे हमारे पास स्फीयर आ गया, अब हमने क्या करा कि स्फीयर को एक कॉर्नर से काट दिया हमने यहाँ से लिया और इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, काट के इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकाला तो हमारे पास ये टुकड़ा आ गया, ऐसे ऐसे ये टुकड़ा आ गया। अब आपने क्या करा कि इसको पीछे से इस पर पेंट कर दिया। पेंट कैसा करते हैं पीछे, इसको मिरर बनाने के लिए आपने पेंट कर दिया। आपके पास कोई भी ग्लास का टुकड़ा है, आपके पास कोई भी प्लेन ग्लास की शीट है, तो जब हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है ना। विंडो में जो ग्लास पेन्स लगे रहते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें पीछे की तरफ अगर हमने पेंट कर दिया तो वही चीज़ जो है मिरर की तरह बिहेव करने लगेगी। तो वही काम यहाँ पर करना है, इसके पीछे हमने पेंट कर दिया। अब जब हमने पेंट कर दिया, अब ये मिरर बन गया, लेकिन प्लेन मिरर नहीं है, प्लेन मिरर नहीं है, ये कर्व मिरर है। और कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। कॉनकेव, कॉनकेव को याद रखने का तरीका ये है कि आप ये देखिए कि ये यहाँ से आगे की तरफ से गहरी वाली सरफेस से मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि पीछे की सरफेस तो आपने पॉलिश कर दी। तो ये जो गहरी वाली सरफेस है, ये वाली, यहाँ फ्रंट की तरफ ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो ये गहरा पोर्शन है। गहरा क्या होता है, केव, गुफा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव, ठीक है। तो ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। अब ठीक इसका जो उल्टा होता है उसको हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सोचिएगा कि यहां से दूसरा टुकड़ा काट लिया हमने ऐसे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है कि जो उभरा हुआ मिरर होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। आप कभी भी देखेंगे तो टॉर्च जो होती है, जो वॉचमैन, गेट कीपर, उनके पास जो प्रोफेशनल जो बड़ी बड़ी जो टॉर्चेस होती है ना, टॉर्च के आगे का आप ग्लास देखेंगे तो वो उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं कॉनकेव, है ना। वो कॉनकेव सरफेस होगी। ऐसे ही कोई मोटर बाइक देखेंगे जिसकी गोल हेडलाइट होती है, उसको अगर आप देखेंगे बाहर से तो वो उभरी हुई होती है। उससे होता क्या है, वो डाइवर्ज करता है, लाइट रेस को फैलाता है दूर दूर तक, ठीक। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, क्या क्या है। यहां पर आप नोट करेंगे, spherical mirrors are of two types. Concave mirrors, and second कॉनकेव मिरर्स और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर्स। तो दो तरीके के होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर
A concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place in which the reflection of light takes place at the concave surface or bent in surface. At the concave surface और बेंट इन, बेंट इन मतलब अंदर की तरफ मुड़ी हुई, बेंट इन सरफेस। ये कॉन्केव मिरर हो गया। उसके बाद सेकंड नोट करेंगे, अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर A convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place in which the reflection of light takes place at the convex surface or bulging out surface. Convex surface or bulging out surface। ठीक है जी। फिर हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये है। इसमें अब पहला लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature. Center of curvature of a spherical mirror is the center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass center of the hollow sphere of glass, hollow sphere of glass of which the mirror is a part, of which the mirror is a part।
अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया या मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, तो कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक स्फीयर लेना पड़ता है ग्लास का, और उस ग्लास का जो स्फीयर है, उस ग्लास के स्फीयर में से काट कर हम कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर निकालते हैं। उसका जो सेंटर है ना, ये जो होता है इसको बोल देते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस स्फीयर का एक रेडियस भी होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ना, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखिएगा, सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर में नोट करेंगे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर the radius of curvature, the radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere is the radius of the hollow sphere of glass, is the radius of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। समझ में आ गया होगा भाई, वो उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिस स्फीयर में से काटकर हमने वो लेंस के मिरर के टुकड़े निकाले हैं उसको हम क्या कह देते हैं, उसके रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है भाई, बता दीजिए ऑनलाइन, रणवीर क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला लिखेंगे। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आया।
तो ये तो खैर एक दिन सर मार के तोड़ना है इसको, है ना। और आप में से स्कूल सभी के हो गए हैं ना शुरू? सबके हो चुके हैं। तुम्हारे कब से? अभी डेट नहीं आई है। अच्छा, और एग्ज़ाम्स कब ख़त्म हुए? अभी 4 दिन पहले? हाँ, अच्छा 10 दिन पहले। ठीक है, तो बस तो होने ही वाले होंगे फिर शुरू, एकदम ही आ जाएगी डेट। चलिए जी, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं नहीं, तो बीच में नहीं होंगे ना बोर्ड्स। ना ना, बीच में नहीं होंगे। वो क्लियर हो चुका है कि बोर्ड के पेपर एक बार फरवरी में होंगे और एक बार मई में होंगे। हाँ, ये क्लियर हो चुका है। और आप लोग मई वाली जो चीज़ है उसको दिमाग से निकाल कर रखना, क्योंकि आपको ये सोचना है कि फरवरी में ही पेपर बड़े अच्छे तरीके से देने हैं, ताकि आप ये समझ लीजिए अभी तो हम मार्च में है ना, अभी हम मार्च में हैं, फरवरी और 10 तारीख को पेपर ख़त्म हुए हैं 10th वालों के। एक्चुअली हुए तो परसों हैं, 18 तारीख को आईटी का और एआई का पेपर था, और 24 तारीख से 11th क्लास की क्लासेस शुरू हो रही हैं, स्कूल्स में भी, ट्यूशन में भी, सब जगह हो रहा है स्टार्ट। तो अगर हाँ, अगर वो कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम का आता है। हाँ, एक कंपलसरी एग्जाम है जो इंग्लिश है, कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश में, अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको तो फिर रिपीट ही करना पड़ता है सब। ये है। पर ज़्यादातर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आता है, तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो है, हाँ 10th में तो कंपार्टमेंट, और किस में आती है कंपार्टमेंट? अरे तो 10th में ही तो आती है कंपार्टमेंट, 10th में आता है। हाँ, वो उसको कंपार्टमेंट ही कहा जाता है, वो एक्चुअली रीटेस्ट ही है। 10th में रीटेस्ट होता है, तो उसमें भी ये है कि 3 सब्जेक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 4 में लग गया ना, 4 में कंपार्टमेंट आ गई, तो फिर कहते हैं बेटा दोबारा, हाँ दोबारा ही करो, ऐसे होता है। तो आप ये सोचो ना कि मई में कौन बच्चा पेपर देगा? बच्चों को सीधा सीधा रहता है, 10th के बाद में करियर बिल्डिंग स्टेज आ जाती है, अपना करियर डिसाइड करना है, स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, उस हिसाब से मेहनत करनी शुरू करनी है। तो बच्चे मार्च से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। और अगर किसी ने सोच रखा है कि नहीं 2 पेपर तो मैं यहाँ फरवरी में अच्छे दूंगा, बाकी के 3 पेपर मैं मई में अच्छे दूंगा, है ना, और दिसंबर तक मैं एंजॉय करूंगा, जनवरी से पढ़ना शुरू करूंगा, तो फिर वो लाइफ में आगे एंजॉय ही करता रहेगा। तो आप बस फरवरी का सोच कर चलो कि भाई फरवरी में ही देने हैं पेपर, बस उसी में बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, बाई चांस लगता है कि नहीं कोई पेपर बहुत ही खराब हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर पेपर मई में दे देना, मई में सारे पेपर देने जरूरी नहीं है, लेकिन 11th स्टार्ट कर देना। ठीक है ना, ये रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा। ना ना ना, 11th वो स्टार्ट कर देते हैं स्कूल वाले, 11th स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ केवीज को आप छोड़ दीजिए, केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं उनमें सब में ये है कि भाई जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम बच्चों को 11th में स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करने देंगे। उनका सबका लेट ही होता है। केवी वाले अभी भी पेपर दे रहे हैं, 9th के भी पेपर दे रहे हैं अभी तक, है ना, उनके पेपर अभी खत्म नहीं हुआ, आपकी 10th स्टार्ट हो चुकी है, तो उधर भी वो और लेट होएगा उनका मामला। चलिए जी, थर्ड देखिएगा। और पेपर में ये आया था कि ये बच्चों पर मानसिक दबाव कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे मानसिक दबाव अभी तो कम हो जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। अरे प्रेशर तो लाइफ में कभी ना कभी लेना ही पड़ेगा ना। अगर प्रेशर से डर गए तो फिर आगे कितने कितने प्रेशर्स आने वाले हैं, कैसे चलोगे? तो प्रेशर से डरना नहीं है, बल्कि प्रेशर को एंजॉय करना है कि हाँ प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो अब जरा मैं अपना बेस्ट करके दिखाता हूँ। चलिए जी, थर्ड देखिएगा। थर्ड है पोल। पोल, पोल में द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। तो जब भी हम किसी भी मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका सेंटर तो होगा कोई। ठीक है, सेंटर किसका? सेंटर इस स्फीयर का नहीं, वो तो दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैंने ये मिरर लिया है तो इस मिरर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड इट्स पोल। पोल को पी से रिप्रेजेंट हम करते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, पोल हो गया। पोल के बाद में फिर यहाँ तक नोट कर लिया, तो नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचूँ? कर लिया नोट? हाँ, चलिए जी, तो नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर the straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror a straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called its principal axis. Is called its principal axis. तो इधर हमने बना लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेम विद कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, पोल इधर होगा, समझ गए ना भाई। कॉन्वेक्स मिरर इधर है तो अगर इसको कंप्लीट करके एक स्फीयर बनाने की कोशिश करूं तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस साइड में आएगा, स्फीयर का, ठीक है। स्फीयर का सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उससे गुजरने वाली जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जरा देखिएगा, नेक्स्ट लिखेंगे आप फिफ्थ डेफिनेशन, इसमें लिखेंगे एपर्चर, APERTURE। APERTURE, एपर्चर। एपर्चर में लिखेंगे द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर from which the reflection of light actually takes place is called aperture of the mirror। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि एक कमरा है और उस कमरे की एक दीवार पर एक बहुत बड़ा ना प्लेन मिरर लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर को भी छोड़िए, आप सिर्फ एक प्लेन मिरर की बात करिए। तो अब आप ये देखिए कि उसकी पूरी बड़ी दीवार पर एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन पर हम उड़ उड़ कर तो अपना चेहरा देखेंगे नहीं, कूद कूद कर तो देखेंगे नहीं अपना चेहरा। तो हमारा रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है, मिरर के नीचे वाले पोर्शन में, अपनी अपनी हाइट तक वाला जो पोर्शन है। तो वो वाला जो हिस्सा है जहाँ पर एक्चुअली रिफ्लेक्शन रोज होता है, कैसे कि हम सुबह नहा धोकर आए, तैयार हुए, हमने खुद को देखा, कपड़े वपड़े पहने के हम ठीक दिखाई दे रहे हैं, और फिर हम घर से बाहर निकल कर चले गए, अपना जो भी पढ़ने जाना है या कोई भी काम करने जाना है हम निकल कर चले गए। तो क्या है कि वो जो पोर्शन होता है जहाँ पर एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर। उसको एपर्चर बोल दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसा होता है।
ऐसे ही जब कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतने ही पोर्शन में हो रहा है, तो इतने पोर्शन को क्या बोल देते हैं, एपर्चर। मान लो यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा ही नहीं है, तो उसकी इमेज कहाँ से दिखाई देगी, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो एपर्चर नहीं है, वो ऊपर और नीचे का एक्सक्लूडेड पोर्शन है। समझ गए? ठीक, चले जी आगे। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड focal length of a concave principal focus and focal length of a concave mirror। ठीक है, इसमें लिखें principal focus of a concave mirror is a point principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis is a point on its principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which the principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis which are parallel and close to the axis converge after reflection from the mirror. Converge after reflection from the mirror. Converge after reflection from the mirror। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बनाइएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया पोल। कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक पॉइंट पर आकर मिलना, एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाना, इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो हमने क्या करा, हमने एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई, ये टकराकर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गुजर जाएगी। दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई, तो ये टकराकर ये भी इसी पॉइंट से गुजरेगी। तीसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से टकराकर इस पॉइंट से गुजरेगी ऐसे। चौथी रे, ये भी टकराने के बाद इसी पॉइंट से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो जितनी भी लाइट रेज हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं, वो सारी की सारी मिरर से टकराने के बाद एक सिंगल पॉइंट से गुजरेंगी, और जिस पॉइंट से वो गुजरेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उसको एफ बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस एफ। बताइए, क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये जो है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, उसको फोकल लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द, ये जो एफ है इसी को प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं।
नेक्स्ट लिखेंगे द फोकल लेंथ of a concave mirror is the distance the focal length of a concave mirror is the distance between its pole and principal focus is the distance between its pole बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जो है उसी को हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। ठीक है जी। ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? तनिषा, रणवीर, नोट कर लिया? बताइए जी, तनिषा, रणवीर, नोट कर लिया है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही? हल्की सी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं आपने नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया दोनों ने? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद जैसे ये लिखा था प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, नेक्स्ट लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। बिल्कुल, वो भी बताऊंगा अभी। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर लिखेंगे द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis is a point on its principal axis is a point on its principal axis। ये प्रिंसिपल लिखा है मैंने लास्ट में ना, थोड़ा अजीब सा हो गया। is a point on its principal axis from which a beam of light rays from which a beam of light rays initially parallel to the axis initially parallel to the axis initially parallel to the axis appears to diverge or after appears to diverge appears to diverge after being reflected from the convex mirror after being reflected from the convex mirror।
आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक रे ऑफ लाइट, मतलब ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल हो गया, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई। अच्छा एक बात बताओ, ये जो होता है ना, इसका जो फोकस है, इसका फोकस कहाँ होता है? इसका फोकस राइट हैंड साइड पर होता है। तो यहाँ से ये क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, मतलब टकराकर लाइट रे ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ बैकवर्ड पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, इसको एफ बोलते हैं। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से स्ट्राइक करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी एज इफ इट इज कमिंग, अगर इसको पीछे एक्सटेंड करें, एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, फिर एक तीसरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे अगर इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये भी फोकस पर जाकर इस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर मिल जाएगी। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट ये भी ऐसे डाइवर्ज करेगी कि अगर इसको भी पीछे एक्सटेंड करा जाए तो ये भी जाकर फोकस पर मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि लाइट रे पीछे जाकर सारी की सारी लाइट रेज, ऐसा लगता है जैसे इट अपीयर्स दैट दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, ऐसा लगता है कि ये पीछे से लाइट रेज सारी की सारी आ रही हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, तो ये वाला इसका फोकस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे focus of a convex mirror is behind the mirror, is behind the mirror. That's why it is called a वर्चुअल फोकस, इसलिए इसको हम वर्चुअल फोकस बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो कि पीछे है मिरर के, वो वर्चुअल कहलाती है। अगर इमेज भी पीछे बनती है तो वो वर्चुअल कहलाती है। मैंने प्लेन मिरर के केस में आपको बताया था कि पीछे जो इमेज बनती है दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। बताइए जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, इतना करिए, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको। ठीक है, और कल ना मैसेज एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कि कल भी ना मैं कंबाइंडली आपको ऐसे ही 8 बजे ही पढ़ूँ। ठीक है, बस कल की प्रॉब्लम और रहेगी, उसके बाद देखते हैं फिर। उसी के लिए जाना है कल, इसलिए।